नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में। एक्चुअली जब हम लोग नदी तंत्र पढ़ रहे थे, नदियों के तंत्र को पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ मुख्य परियोजनाओं को हम लोग पढ़े। और एक अहम चीज़ ये होती है कि परियोजनाओं से हमारे क्वेश्चन तो आते ही हैं, नदी तंत्र में वो चीज़ें एक जगह कलेक्टिव रूप से नहीं रह पाती। तो एक जगह हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको कौन सी परियोजना किस नदी पर है, इसका एक चार्ट आपके पास इस तरह से मिले जिससे कि आपको आसानी हो। इस चार्ट की सबसे अहम बात यह है कि इस चार्ट में आपको स्टेट वाइज कौन सी परियोजना है, मतलब राज्यवार, क्रमवार, एक सिलसिलेवार तरीके से आपको ये चार्ट मिलने वाला है। और इसमें यदि हम लोग बात करें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, काफी महत्वपूर्ण है, काफी क्वेश्चन भी यहां से आते हैं। और अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और कौन सी परियोजना किस राज्य में है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ट का जो प्रारूप है। इससे पहले कि हम शुरू करें आज का टॉपिक, हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग यदि पेपर और पेन लिए हों तो आप लोग उसको देख लें, फिर उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं जी। ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या हम लोग परियोजनाओं के विषय में जान रहे हैं कि परियोजनाएं बहुउद्देशीय और परियोजना दो शब्द है। बहुउद्देशीय का सीधा सा मतलब यह हुआ कि ऐसी परियोजना, ऐसे कार्य जिससे कि कई उद्देश्य शामिल हों। और नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजना का क्या अर्थ हो सकता है, तो सीधा सीधा इसका कहीं ना कहीं अर्थ सिंचाई से होगा, बाढ़ नियंत्रण से होगा, सूखा नियंत्रण से होगा, भूक्षरण मृदा क्षरण से होगा, बिजली उत्पादन से होगा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। कई कार्य एक बांध बनाने से, एक परियोजना से कई कार्य हो रहे हैं, तो यह बहुउद्देशीय परियोजना। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। अब यदि यहाँ तक हम लोग समझ गए तो आगे हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सी परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर है। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे यहां से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी। देखिए, यहाँ दो चीजें हैं, या तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि रामगंगा परियोजना किस नदी पर है, रामगंगा नदी पर, या उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो रामगंगा परियोजना। क्वेश्चन दोनों तरफ से आ सकता है कि रामगंगा परियोजना कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, किस नदी पर है, तो रामगंगा नदी पर। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रामगंगा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो रामगंगा परियोजना। ये हम लोगों के समझने का ये पॉइंट होगा कि इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। आगे रिहंद नदी, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो परियोजनाएं हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना, चिवरो परियोजना टोंस नदी पर, यह भी उत्तर प्रदेश में है। चिल्ला परियोजना चिल्ला नदी पर, और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। यहां तक तो क्लियर हुआ कि बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में है, तो माता टीला परियोजना कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और माता टीला परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर। ये क्लियर हो रहा है हम लोगों का। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे कि टिहरी परियोजना हम लोग देखे थे भागीरथी नदी पर। ठीक है, लेकिन यह परियोजना कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। धौली गंगा परियोजना, जाहिर सी बात है कि धौली गंगा और गौरी गंगा नदी पर है, धौली गंगा उत्तराखंड में ही है। लखवर ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर, कहाँ, उत्तराखंड। विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना अलकनंदा नदी। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी। अभी हम लोग उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में जो परियोजना है। टनकपुर परियोजना काली नदी। बोकांग बालिंग परियोजना, देखिए होता क्या है कि कई बार कई परियोजनाएं, देखिए क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो फ्रंट लाइन में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसको हम लोग फ्रंट लाइन की चीजों को कहते हैं कि ये फ्रंट लाइन का क्वेश्चन है, या फ्रंट लाइन का टॉपिक है, या पॉइंट है। तो अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो फ्रंट लाइन से आएगा। ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि क्वेश्चन
जो सेट कर रहे हैं या जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्वेश्चन कहाँ से दें। आप केवल ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक को समझना कैसे है और आप इस टॉपिक को कितनी संपूर्णता के साथ, कितनी गहराई के साथ पढ़ें। ठीक है, तो मुख्य परियोजनाओं के साथ साथ हम लोगों ने उन परियोजनाओं को भी शामिल करने की कोशिश की। लगभग सारा का सारा फैक्ट आपको इसमें मिलेगा। तो बोकांग बालिंग परियोजना, कुछ नाम आपको अजीब टाइप का लग सकता है, लेकिन यह परियोजना धौली गंगा पर उत्तराखंड में, क्योंकि इस तरीके के नाम जब भी आते हैं तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है, उत्तर पूर्व में जाता है, कि इस तरीके के नाम एक अंडरस्टूड है कि ये उत्तर पूर्व में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरीके की जो चीजें हैं थोड़ी सी यूनिक, थोड़ा सा अलग हट करके, उसे हमें ज्यादा फोकस करना है। हो सकता है कि क्वेश्चन वहीं से पूछ दे। ठीक है, धौली गंगा और प्रदेश कौन सा होगा, उत्तराखंड। किसाऊ बांध परियोजना, टोंस नदी, मलेरी झेलम परियोजना। देखिए यहां उत्तराखंड में दो परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें झेलम शब्द आएगा। एक तो मलेरी झेलम, दूसरा झेलम तमक परियोजना। होता क्या है कि जैसे ही इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं हम तुरंत इसको झेलम परियोजना देखें तो झेलम नदी, वहां हम, तो यहां यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह झेलम नदी पर नहीं है, यह धौली गंगा पर है। तो जैसे ही मलेरी झेलम परियोजना या झेलम तमक परियोजना आता है तो हम लोग कहां टिक करेंगे, धौली गंगा पर। झेलम नदी पर हमारा गलत हो जाएगा। बिरही गंगा नदी पर कौन सी परियोजना है, गोहना ताल परियोजना। जाड़ गंगा नदी पर करमौली परियोजना। करमौली परियोजना कहां है, उत्तराखंड में। कौन सी नदी, जाड़ गंगा नदी। तो हम लोग उत्तर प्रदेश को समझे, उत्तराखंड को समझे। अब थोड़ा सा नीचे हम लोग चलेंगे मध्य प्रदेश पर। तवा नदी पर तवा परियोजना, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना, बारगी नदी पर बारगी परियोजना। देखिए इसमें क्या है कि कई बार नदियों के नाम पर ही परियोजनाओं का नाम रख दिया गया है, कई बार चीजें उलट जाती हैं। जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे उत्तराखंड में कि यहाँ मलेरी झेलम परियोजना, नाम झेलम तो है लेकिन नदी यहाँ धौली गंगा नदी है, नदी बदल गई है। अभी हम जब मध्य प्रदेश में देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में अधिकतर नाम हमको नदियों, जो परियोजनाओं के नाम है वो नदियों के नाम पर मिलेंगे। जैसे बारगी नदी, बारगी नदी परियोजना। नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर। इंदिरा नहर भी एक आता है जिससे राजस्थान में सिंचाई का एक मुख्य साधन भी है, इंदिरा नहर। तो यहाँ इंदिरा सागर परियोजना की हम लोग बात करेंगे, यह नर्मदा नदी पर। गांधी सागर परियोजना, चंबल नदी। महेश्वर परियोजना, नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर परियोजना, नर्मदा नदी। पेंच परियोजना, पेंच नदी। ये तवा, सोन, बारगी, नर्मदा, चंबल और पेंच, ये मध्य प्रदेश की नदियां। और इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी, तो तवा परियोजना, बाढ़ सागर, बारगी परियोजना, नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, गांधी सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और पेंच परियोजना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बिहार में एकमात्र परियोजना हमारी कोसी नदी परियोजना, कोसी नदी पर है कोसी परियोजना। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब गुजरात को हम लोग देखेंगे। गुजरात में माही नदी पर परियोजना है कदाना परियोजना। कदाना परियोजना कहाँ है, गुजरात में। किस नदी पर है, माही नदी पर। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़ें, पंजाब में पोंग परियोजना, ब्यास नदी। देखिए इस तरीके के नाम जैसे ही आते हैं हम लोग उत्तर पूर्व, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं क्योंकि उत्तर पूर्व में अधिकतर इस तरीके के नाम की सिमिलैरिटी रहती है। ऐसा नहीं, हम लोगों को एग्जैक्ट देखना है और ये टोटल फैक्ट है और यहाँ गलती की गुंजाइश मुझे लगता है कम से कम होनी चाहिए आपके साथ। तो इसको इस तरीके से हम लोग देखेंगे, इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से स्टेट को अलग कर दिया गया है, उसके बाद नदियों को रखा गया है और परियोजनाओं को रखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ब्यास नदी पर पोंग परियोजना पंजाब में। सतलज नदी पर भाखड़ा परियोजना पंजाब में। शाहपुर कांदी परियोजना रावी नदी पर और देहर परियोजना ब्यास नदी पर। अब इस तरीके से पंजाब में ब्यास नदी पर दो परियोजनाएं होंगी। कौन कौन सी, एक पोंग परियोजना और एक देहर परियोजना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, राजस्थान में देखेंगे जवाई नदी, जवाई परियोजना। चंबल नदी, राणा प्रताप सागर परियोजना और दूसरी परियोजना कौन सी है चंबल नदी पर, जवाहर सागर परियोजना।
अब आगे हम लोग बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश पर। देखिए ऐसे हम लोग जब चीज़ों को स्टेट, पहले स्टेट हमने लिख लिया, फिर परियोजना लिख लिया, फिर नदियों को लिख लिया, और एक बार हम रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को रिवीजन में अपने क्रमबद्ध तरीके से, तो एक तारतम्यता बन जाती है रिवीजन में भी और चीज़ें याद रहती हैं। और इसका कुछ ट्रिक भी आप लोगों को विकसित करना होगा। जरूरी नहीं कि जो ट्रिक हम आपको बताएं वही आपके लिए फ्रूटफुल हो। इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर आपकी अपनी टैक्टिक्स हो सकती है, आपकी अपनी टेक्निक हो सकती है। तो दूसरे को कॉपी करने की बजाय गौतम बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, तो मैं वही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपना प्रकाश स्वयं बने, और ये जो फैक्ट आपके पास जा रहे हैं ये हमारे तरीके से जा रहे हैं। आप इसको नोट करें, इसको रिवीजन आप अपने तरीके से करें, वही आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। रावी की सहायक नदी कौन, ये बैरासियोल परियोजना जो है वो रावी की सहायक नदी पर, नाफ्था झाकरी परियोजना सतलज नदी पर, खाब परियोजना सतलज की सहायक जो स्पीति नदी है उस पर, चमेरा परियोजना रावी नदी पर, रनपुर परियोजना सतलज नदी पर, और कोलदम पन बिजली परियोजना। देखिए कोलदम पर बिजली परियोजना से एक क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो कोलदम परियोजना। यहां आपको यह भी देखना होगा कि कोलदम पन बिजली परियोजना कहां है, तो हिमाचल प्रदेश में है। यहां तक हम लोग समझ गए। अब जम्मू कश्मीर में हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही ये समझ चुके हैं कि सिंधु नदी जो मुख्य नदी है उस पर कोई परियोजना नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाएं हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं। ऊझ परियोजना ऊझ नदी पर, चुटक परियोजना सुरू नदी पर, निम्मो बाजगो परियोजना सुरू नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, उरी परियोजना झेलम नदी पर, सलाल परियोजना चिनाब नदी, बरसर परियोजना चिनाब नदी, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी। अब देखिए सलाल परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किस नदी पर है? चिनाब नदी। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो जो मुख्य परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के साथ साथ हम लोगों ने कुछ अन्य परियोजनाओं को भी शामिल करने की कोशिश किया है। अब आते हैं हम लोग कर्नाटक में। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में, तुंग और भद्रा नदी के संगम पर। यह तुंगभद्रा नदी का जो संगम है ये रायचूर दोआब, ये काफी प्रसिद्ध है। तो तुंग और भद्रा नदी के संगम पर तुंगभद्रा परियोजना, काली नदी परियोजना काली नदी पर, अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी, शरावती परियोजना शरावती नदी, घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर, भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर। एक समानता आप देखेंगे, वो समानता क्या है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अक्सर नदियों के नाम पर ही परियोजनाओं का नाम रखा गया है। एक दो चीजें अलग होती हैं, जैसे ये शिव समुद्रम परियोजना ये कावेरी नदी पर है, तो कर्नाटक में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अलग है। तो जब ये अलग है तो हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि शिव समुद्रम जैसे ही पूछेगा तो कावेरी नदी वहां देगा, या अन्य नदियों को दे सकता है, क्योंकि कर्नाटक से यदि अन्य नदियों के विषय में क्वेश्चन पूछे तो कहीं ना कहीं इन नदियों के नाम पर ही परियोजनाएं हैं। एक शिव समुद्रम और दूसरा अलमाटी परियोजना, ये दोनों अलग हो रहे हैं। तो भाई जब यूपीएससी आपका सिलेक्शन करेगा तो सिलेक्शन क्यों करेगा? आप जब थोड़ा सा अलग होंगे तब ना होगा। तो आप अलग कैसे होंगे? आपकी सोच अलग होनी चाहिए। तो उस सोच को वो कैसे उसका परसेप्शन करेगा? तो उसके पीछे यही तर्क है कि सामान्य से थोड़ा सा अलग हट जाए, इसलिए दिमाग को हमें खोल करके रखना चाहिए। सामान्य से थोड़ा सा अलग जो हो रहा है उसको हमें घेर लेना चाहिए। तारा सितारा कुछ बनाते हैं ना हम लोग, तो उस तरीके से हम लोगों को बना करके रखना पड़ेगा। तो यहां हम लोग कर्नाटक को समझ लिए कि कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर, शरावती नदी पर शरावती परियोजना, घाट प्रभा नदी पर घाट परियोजना, भद्रा नदी पर भद्रा परियोजना, तुंग भद्रा परियोजना तुंग और भद्रा नदियों के संगम पर।
ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे उड़ीसा पर, समझ रहे हैं हम लोग। तो उड़ीसा नदी, उड़ीसा में दो नदियां, महानदी और सिलेरू नदी। यहां देखिए थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि हीराकुंड परियोजना से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। हीराकुंड परियोजना इंपोर्टेंट भी है, और दूसरा है सिलेरू नदी पर बाली मेला परियोजना। बाली मेला परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में। किस नदी पर? सिलेरू नदी पर। ठीक है, हम लोग समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। असम में कुल्सी नदी और कपिली नदी, कुल्सी परियोजना और कापिली परियोजना। यहां पर दोनों नदियों के नाम पर ही परियोजनाओं के नाम रखे गए हैं। अब हम लोग केरल में आते हैं। केरल में देखिए एक चीज ये है कि परिम्बकुलम अलियार परियोजना, ये बेसिकली किसी एक नदी पर ना होकर के 8 छोटी छोटी नदियों के द्वारा ये संचालित होती है। 8 छोटी छोटी नदियों पर बात बनाया गया परिम्बकुलम अलियार परियोजना। ये थोड़ा सा अलग है, अलग हो रहा है ना सामान्य से। सामान्य से जब अलग हो रहा है तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। और पेरियार नदी पर कौन सी परियोजना? इडुक्की परियोजना। मंदिरा पूझा नदी पर पल्लीवासल परियोजना। और सबरीगिरी परियोजना कहाँ है? पंबा नदी पर। अब यहां यह नहीं कि परिम्बकुलम अलियार परियोजना पूछ दे और हम पंबा नदी का टिक लगा दे, ऐसा नहीं है। यहां थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिया हुआ है, तो ये हो सकता है कि अगला बार क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो यहां से क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सिक्किम में 2 नदियां, तीस्ता और रंगीत नदी। इन दोनों नदियों पर जो परियोजनाओं का नाम है वो तीस्ता और रंगीत परियोजना। और ये कहाँ है? सिक्किम में। ये हमको याद रखना पड़ेगा। हमें इस तरीके से इस चार्ट के माध्यम से किस राज्य में कौन सी नदियां हैं ये तो याद होगा ही, उनकी लोकेशन हमें पता ही चलेगी। और ये भी पता चलेगा साथ साथ कि किस नदी पर कौन सी परियोजना किस राज्य में। यदि राज्य में नदियों के नाम हमें याद हो गए तो नदियों पर परियोजनाएं जो हैं वो हमें याद हो जाएंगी, बड़े आराम से याद हो जाएगी, बड़ी मस्ती के साथ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में सिलेरू नदी, लोअर एवं अपर सिलेरू परियोजना। देखिए यहाँ 2 चीजें हैं। सिलेरू नदी, यदि बाली मेला परियोजना पूछ रहा है तो बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, सिलेरू नदी पर ही। लेकिन आंध्र प्रदेश में सिलेरू नदी पर लोअर एवं अपर सिलेरू परियोजना। यहाँ ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को हमें स्पष्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, मचकुंड परियोजना मचकुंद नदी पर, पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर, निजाम सागर परियोजना गोदावरी की सहायक मंजरी नदी पर। कभी कभी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये निजाम सागर परियोजना मंजरी नदी पर है, ये मंजरी नदी किस नदी की सहायक है? सहायक नदी। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। या मंजरी नदी पर निजाम सागर परियोजना जो बनाई गई है वो किस स्टेट में है, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। इसके साथ एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन कैसे राइज हो सकते, क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, ये हम इस आंसर को देख करके क्वेश्चन अपने दिमाग में बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि गोदावरी की किस सहायक नदी पर निजाम सागर परियोजना है। देखिए आंसर वही है, आंसर अपनी जगह पे स्थित है, लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति बदल रही है, लेकिन जानना वही चाह रहा है। ठीक है, तो जब वही जानना चाह रहा है तो हमें इन सारे विकल्पों पर विचार करना होगा ना। हम लोग विचार कर रहे हैं, फिलहाल तो आप लोग भी विचार करेंगे। श्री सेलम परियोजना कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर। देखिए गोदावरी नदी पर पोचमपात परियोजना भी है और रामगुंडम परियोजना भी है, लेकिन गोदावरी की जो सहायक नदी है मंजरी नदी, उस पर निजाम सागर परियोजना है। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश पर। लोहित नदी सर्वविदित है, अरुणाचल प्रदेश की नदी। अपर लोहित परियोजना, तवांग परियोजना तवांगचू नदी, दिबांग परियोजना दिबांग नदी, रंगा नदी परियोजना रंगा नदी, अपर सियांग परियोजना सियांग नदी, और कामेंग परियोजना ब्रह्मपुत्र की सहायक कामेंग नदी पर। तो यहां हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश के नदियों का नाम यदि हमें याद रहेगा तो हम परियोजनाओं को आराम से लिख लेंगे। यहां अंतर केवल तवांग और तवांगचू नदी में है, तवांग परियोजना और वहां तवांगचू नदी, बस इतना ही डिफरेंस। आगे हम लोग बढ़ेंगे महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी पर गायकवाड़ी परियोजना,
गिरना परियोजना गिरना नदी पर, कोयना परियोजना कोयना नदी पर, टाटा जल विद्युत परियोजना खोपली भिवपुरी व भीमरा की संयुक्त परियोजना है। खोपली भिवपुरी और भीमरा नदी की संयुक्त परियोजना टाटा जल विद्युत परियोजना। यहाँ अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाटा जमशेदपुर तो कहीं और है, ये झारखंड में है, और परियोजना ये यहाँ यदि है तो कहीं ना कहीं हम उसमें आंसर सुवर्ण रेखा को ढूंढना शुरू कर देते हैं, सुवर्ण रेखा और दामोदर को ढूंढना शुरू कर देते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। टाटा जल विद्युत परियोजना जैसे ही हमारे सामने आएगा तो हमें यदि महाराष्ट्र स्टेट पूछ रहा है तो वहाँ महाराष्ट्र को देखेंगे, और नदी पूछ रहा है तो हम लोग खोपली भिवपुरी को देखेंगे, चूंकि ये संयुक्त परियोजना है। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मणिपुर। बराक नदी पर बराक नदी पर तिपाई मुख परियोजना मणिपुर में, और लोकतक परियोजना जो है वो इम्फाल व मणिपुर नदी पर लोकतक परियोजना है। क्योंकि लोकतक झील के भी विषय में हम लोग जान रहे हैं तो इसमें बहुत कठिन विषय नहीं है। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। झारखंड में अभी जैसे हम लोग नाम लिए थे तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी नदी परियोजना, और स्वर्णरेखा नदी पर स्वर्णरेखा परियोजना। ये स्पष्ट आपको याद रखना होगा कि टाटा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, क्योंकि झारखंड में जो 3 परियोजनाएं हैं वो तीनों नदियों के नाम पर है। यहां तक यदि हम स्पष्ट हैं तो कंफ्यूजन का कोई विषय नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आते हैं तो क्वेश्चन आपकी तार्किकता को ही जज किया जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु, यहां तक हम लोग झारखंड तक समझ रहे हैं ना। अब तमिलनाडु को हम लोग देखेंगे। पेरियार योजना, पेरियार नदी पर, कावेरी नदी पर मैटूर परियोजना, पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर। ये देखिए थोड़ा सा अलग हो रहा है तो इसको हमें समझना पड़ेगा। पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर, जो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो उसे हमें अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो अलग दिखाई दे रहा हो, सामान्य से जो अलग कैटेगरी में खड़ा हो, यही उठ करके हमारे सामने आ जाए नेतृत्व करने के लिए कि भैया ये आंसर दो, आगे अपना सिलेक्शन। ऐसा होता है ना। सामान्य चीजें तो सभी लोग जान रहे हैं, जो फ्रंट लाइन की चीजें हैं उसको तो हर आदमी पढ़ रहा है। थोड़ा सा अलग हट करके गहराई में तीसरे चौथे स्टेप से यदि क्वेश्चन उठा करके पूछ दे तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजन यहाँ हम लोगों को अपने कंसेप्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा कि पापनाशम परियोजना तमिलनाडु में, और नदी कौन सी? ताम्रपर्णी नदी। पायकारा परियोजना तमिलनाडु की प्रथम परियोजना है, पायकारा नदी पर पायकारा परियोजना। देखिए 2-3 चीजें स्पष्ट होकर के आई, जैसे हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी, ठीक है, तमिलनाडु की प्रथम परियोजना। अब जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं से प्रश्न पूछा जा रहा है तो यह भी प्रश्न हो सकता है कि तमिलनाडु की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? पायकारा नदी पर। परियोजना का नाम क्या है? पायकारा परियोजना। ये तब की स्थिति है जब तमिलनाडु को उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। दूसरा, पायकारा परियोजना किस राज्य की परियोजना है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में। यह क्लियर हो गया। पायकारा परियोजना किस राज्य की प्रथम परियोजना है? तमिलनाडु की। ये इस तरीके से हमें चीजों को जो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके पढ़ना है, ठीक है। तो तमिलनाडु तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 सिस्टर की तरफ। तुईबाई नदी पर तुईबाई परियोजना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दोयांग नदी पर दोयांग परियोजना नागालैंड में। मेघालय में करदम कुलाई परियोजना मेघालय में है, और अंडमान निकोबार में कलिंगपोंग परियोजना, ये अंडमान निकोबार में है। अब चूंकि काफी विस्तार से हम लोग और क्रमबद्ध तरीके से आज केवल परियोजनाओं को हम लोग नहीं समझे, हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना की परिभाषा को समझे। हम लोग किस राज्य में कौन कौन सी नदी है इसके विषय में भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की। किस नदी पर कौन सी परियोजना किस राज्य में है यह भी हमने समझने की कोशिश की। नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। देखें कि
जो जल संधियां हैं, पहले तो हम लोग इसको जान लें, इसको समझ लें कि आखिर जल संधि होती क्या है। और जल संधि को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या ये जल और स्थल, पूरी धरती जो हमारी है वो जल और स्थल दो खंडों में विभाजित नहीं है, बिल्कुल विभाजित है। और यदि देखा जाए या हम लोग अपने लेक्चर की बात करें तो जैसे कि जियोग्राफी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के जो मित्र हमारे नए हैं वो जाकर के देख सकते हैं। जब हम लोग पैंजिया और पैंथालासा को पढ़ रहे थे या महाद्वीपों का विखंडन हम लोगों ने पढ़ा, पंजिया का विखंडन पढ़ा, तो एक चीज़ हमें जानना होगा जल संधि से पहले, जो कि बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से हमें जानना पड़ेगा कि जो वर्तमान स्वरूप है पृथ्वी के स्थल खंड और जल खंड का, यह शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में कैसा था? तो शुरुआत में देखें, यदि इसको हम लोग अर्थ मान लें, पृथ्वी मान लें, तो ये समस्त महाद्वीप इस तरह से इकट्ठे थे, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक कालखंड के बाद कार्बनीफेरस युग, पर्मियन युग, इस तरीके से हम लोगों ने भूगर्भिक इतिहास भी पढ़ा। जब भूगर्भिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, पृथ्वी का उद्भव और भूगर्भिक इतिहास, तो हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग बिल्कुल उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जब इसका विखंडन हुआ, अंगारा लैंड और लारेंशिया और गोंडवाना लैंड, इस तरीके से जब विखंडन होता है और ये अलग अलग होता है, तो कहीं न कहीं ये स्थल खंड किस में डिवाइड होंगे? जो पैंथालासा है, ये पैंथालासा को बीच से अलग अलग करेंगे, अलग अलग भागों में। तो जब ये भाग अलग अलग हुआ और ये दो स्थल खंड, देखिए ये पनामा कैनाल, लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग समझ लें, फिर हम लोग आते हैं। तो ये दो स्थल खंड, ये इसको स्थल संधि भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इधर भी एक बड़ा जलाशय, इधर भी एक बड़ा जलाशय, और एक सकरे मार्ग से ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। आगे चल कर के लोगों ने पनामा कैनाल बना दिया, जिससे कि ये जलाशय अटलांटिक और ये पैसिफिक ओशियन, ये दोनों एक दूसरे से मिले, एक रास्ता बना, तय हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि बेसिकली जल संधि एक ऐसी जल संयोगी है, एक ऐसा ये जल संधि, ये यदि जल संधि है तो ये एक ऐसी जल संयोगी है जो दो विशाल जलाशयों को, जो विशाल जल राशि, विशाल महासागर या सागरों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। अब जब इसकी इस प्रकृति को हम लोगों ने देखा, एक बड़ा जलाशय यहाँ और एक बड़ा जलाशय यहाँ, और बीच में ये सकरा जल संयोगी, ये पतला मार्ग, ये जब जल संयोगी के रूप में एक दूसरे को जोड़ रहा है, तो इसकी आकृति कुछ कुछ डमरू जैसी हो गई। डमरू तो आप लोगों ने देखा होगा, डमरू जैसी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राकृतिक जल संधि या ये जो जल संधियाँ हैं, इसके बीच ये दो बड़े जलाशयों के बीच को जोड़ने का जो कार्य करती है, उसे हम जल संधि कहेंगे। यहाँ तक जब हम लोगों ने जान लिया, तो अब हम लोग ये जान लें कि प्रमुख जल संधियाँ कौन सी हैं, और इसी में हम लोग देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से कि फ्रंट लाइन के अलावा भी और भी बहुत सारी जल संधियाँ हैं, जिनको कि हम लोग देखेंगे, और इसको इस चार्ट में देखेंगे कि कौन सी जल संधि है, किस जलाशयों को जोड़ती है और इनकी स्थिति क्या है, या किसके बीच में स्थित है, या विभाजक कौन सी है। ठीक, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख जल संधियों की लोकेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग इधर से देखेंगे तो ये पनामा कैनाल, पनामा कैनाल के बाद थोड़ा सा हम लोग इधर से देखते चले, तुर्किश स्ट्रेट इस जलाशय को और इसको ऐसे जोड़ रही है। सुएज कैनाल, सुएज कैनाल के बाद बाब अल मंदेव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और जिब्राल्टर। ठीक है,
तो ये जब प्रमुख जल संधियों को हम लोगों ने देखा तो अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसके अलावा भी, चूंकि जब हम लोग जल मंडल पढ़ेंगे तो उसमें महासागर, सागर, खाड़ी, सीमांत सागर, इन सब का अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जल संधियों के बारे में इसलिए पढ़ लें क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये जब हम जानेंगे तो एक आइडिया हमको मिल जाएगा कि जल का जो प्रसार है वो कितनी दूर तक है। तो अब देख लेते हैं फ्रंट लाइन की जल संधि को एक मैप में देखने के बाद जल संधि क्या है और ये किस तरह से एक संयोगी का काम करती है, इसको हम लोगों ने समझा। तो अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि हम चार्ट पर भी अपने एग्जाम के लिहाज से उन चीज़ों को देखें। तो देखें कि यहाँ जल संधि का नाम लिखा हुआ है, किसको किससे जोड़ती है और इसकी स्थिति क्या है। हम लोग शुरू करते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किस किस सागर को जोड़ती है? तो अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है। इंडोनेशिया और मलेशिया को ये अलग करती है। कौन? मलक्का जल संधि। पाक जल संधि पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी और भारत श्रीलंका को, ये भारत श्रीलंका का विभाजक है और जोड़ती किसको है? पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को ये जोड़ती है। जल संधि से को हम लोग समझ लिए हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को ये जोड़ती है। कौन? युकाटन जल संधि कहाँ स्थित है? मैक्सिको और क्यूबा का ये विभाजक है, मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। मेसिना जल संधि भूमध्य सागर में इटली और सिसिली का ये विभाजक है। कौन? मेसिना जल संधि। ओरप्टो जल संधि एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर, ये ओरप्टो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। इटली और अल्बानिया का ये विभाजक है, इटली और अल्बानिया के बीच में इसकी स्थिति है, ये स्थित है। बाब अल मंदेव लाल सागर तथा अदन की खाड़ी यमन और जिबूती यानी कि एशिया और अफ्रीका के बीच में ये स्थित है। कौन? बाब अल मंडेव। कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को ये जोड़ती है। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर, मोजाम्बिक और मालागासी। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर तथा अटलांटिक सागर, ये किसको किससे विभाजित करती है? आयरलैंड तथा इंग्लैंड को। कौन? नॉर्थ चैनल, उत्तरी चैनल। टारेस जल संधि सागर कौन कौन से सागर हैं जिनको जोड़ती है? तो अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी, और ये विभाजक किसका किसका है? तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का विभाजक है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये स्थित है। अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को ये जोड़ती है और इसका नाम है टारेस जल संधि। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर, तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ने वाली जल संधि बॉस जल संधि, और ये कहाँ स्थित है? ठीक है। बेरिंग जल संधि, देखें बेरिंग जल संधि हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास ही है और समानांतर चलती है ये। तो बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, अलास्का और रूस को ये जोड़ती है, बेरिंग जल संधि। ठीक है। बोनीफेसियो जल संधि भूमध्य सागर, कोर्सिका और सार्डिनिया, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में जो विभाजक का कार्य करती है बोनीफेसियो जल संधि, और ये कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। आगे हम लोग चलते हैं। बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर, तुर्की में स्थित है काला सागर और मरमरा सागर। देखें जल संधियों को पढ़ते समय जल संधियां तो हमें याद ही हो रही हैं, सागर भी याद हो रहा है और उस सागर की लोकेशन भी हमें पता चल रही है, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को ये जोड़ती है, और इसकी लोकेशन क्या है, स्थित कहाँ है? तो तुर्की में स्थित है। डरडेनलेज संधि
मरमरा सागर एवं एजियन सागर को ये जोड़ती है, मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है और इसकी भी लोकेशन तुर्की में है। डेविस जल संधि, देखें डेविस जल संधि संभवतः सबसे बड़ी जल संधि, डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर और बाब अल मंडे, सुएज नहर, कैनाल नहर, सुएज कैनाल और ये पनामा कैनाल, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल, ये फ्रंट लाइन के हैं। मलक्का जल संधि, पाक स्ट्रेट, ये फ्रंट लाइन के हैं। लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, तो हमें तो उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने डिकोड एग्जाम की टीम ने प्रयास किया है कि आपके सामने फ्रंट लाइन के अलावा थर्ड फोर्थ लाइन तक के जल संधियों को आपके बीच में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? डेविस जल संधि। लोकेशन क्या है? ग्रीनलैंड और कनाडा। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में ये एक विभाजक का कार्य करती है। देखिए हम लोग उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। प्रश्न यह भी हो सकता है कि ग्रीनलैंड और कनाडा किस जल संधि से आपस में जुड़े हुए हैं, या प्रश्न यह भी हो सकता है कि डेविस जल संधि किसको किसको अलग करती है या किसको किसको जोड़ती है, या किस किस महासागर से ये किस किस महासागर के बीच में स्थित है, या कौन कौन से महासागर को ये जोड़ती है। प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसको पढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग इसको याद कर रहे हैं। डेनमार्क जल संधि, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर, ये किसको किसको अलग करता है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड। ठीक है, डेनमार्क जल संधि। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में स्थित है। उत्तरी चैनल इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को ये जोड़ती है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये विभाजक का भी कार्य करती है। ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि, मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन जल संधि है? फ्लोरिडा जल संधि। संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा को ये अलग करती है। कौन? फ्लोरिडा जल संधि। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ओमान और ईरान के बीच में ये स्थित है। ओमान और ईरान का ये विभाजक है। किसको किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। और हडसन की खाड़ी कहाँ स्थित है? कनाडा। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। स्पेन और मोरक्को के बीच में ये स्थित है। स्पेन और मोरक्को के विभाजक के रूप में भी काम करते हैं, उनके संयोजक के रूप में भी काम करती है। और किस किस बृहद जलाशयों को ये जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। मैगलन जल संधि प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर। प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर। और ये इसकी लोकेशन कहाँ है? चिली में इसकी लोकेशन है। ठीक है, मकासार जल संधि जावा सागर एवं सेलिबीच सागर के बीच में स्थित है और इसकी लोकेशन है इंडोनेशिया। सुंगारू जल संधि जापान सागर एवं प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। और जापान का जो द्वीप है होक्काइडो एवं होन्शु द्वीप, होक्काइडो एवं होन्शु द्वीप। और सागर कौन कौन से? जापान सागर एवं प्रशांत महासागर। सुंगारू जल संधि जापान में स्थित है। ठीक है, तातार जल संधि जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर रूस में ये स्थित है और पूर्वी रूस एवं सखालिन द्वीप को ये जोड़ती है या उनके विभाजक का कार्य करती है। फोवेक्स जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, दक्षिणी द्वीप एवं स्टीवार्ट द्वीप को ये अलग करती है। कौन? फोवेक्स जल संधि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, न्यूजीलैंड में। फार्मोसा जल संधि दक्षिण चीन सागर
एवं पूर्वी चीन सागर को ये जोड़ती है, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को ये जोड़ती है। और विभाजक किसका किसका है? चीन और ताइवान का। देखिए जल संधि के बारे में जब हम लोग समझ लिए तो इसका उपयोग परीक्षा के दृष्टिकोण से तो हमें है ही, लेकिन जब हम भौगोलिक अध्ययन करेंगे, भौगोलिक रूप से फिजिकल मैप पर जब हम लोग पढ़ेंगे पूरे विश्व को, महाद्वीपों को, तो सागर और जल संधियां हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोगों ने इसे पहले डिस्कस करने की कोशिश की। बहरहाल आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, चूँकि आपका कमेंट पूरी टीम के लिए एक उत्साहवर्धक का काम करती है। दर्रों के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें कई चीज़ें हमारे सामने आएंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ें जैसे हम लोग पिछली कक्षा में बात किए थे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में राज्य के हिसाब से राज्यवार नदियों और एक पूरा का पूरा चार्ट हम लोगों ने लिया था। उसी तरीके से आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैप हमारे साथ होगा और मैप में कौन कौन से दर्रे कहाँ हैं इसको हम लोग देखेंगे मैपिंग के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रंट लाइन के कुछ ऐसे दर्रे, कम से कम 20 दर्रे ऐसे होंगे जिनके विषय में हम लोग जान रहे हैं, जिनके विषय में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हम जान रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत कठिनाई नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कभी कभी कुछ दर्रों का प्रश्न इस तरीके से आता है जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं रहती है। तो उन दर्रों को डिकोड एग्जाम की टीम ने कोशिश किया है कि एक जगह एक साथ रखे और इसको राज्यवार रखा जाए। ये आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, इसमें दर्रों का नाम, राज्य और इनकी ऊंचाई फीट में, ये कितनी ऊंचाई पर है, और संयोजक और विभाजक किससे किसको जोड़ते हैं। तो पहला काम हम लोग तो ये करेंगे कि दर्रे के विषय में हम लोग जानेंगे कि दर्रा है क्या। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि ये दर्रा किससे किसको जोड़ता है। चूंकि जो फ्रंट लाइन के दर्रे हैं उनको हम लोग इस तरह से भी पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, दो दो लाइन विस्तृत करते हुए। लेकिन कुछ ऐसे दर्रे हैं जिनके विषय में हमारी किताबों में या कई कुछ कम जगहों पर उनका उल्लेख मिलता है, लेकिन वो हैं तो यदि हैं तो जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले हैं उनकी निगाह जरूर वहाँ होगी। तो ऐसे में ये हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग उसके विषय में जानें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। भारत में दर्रे, क्या हम लोग दर्रों के विषय में जानते हैं? तो एक छोटी सी परिभाषा जो दर्रे को परिभाषित करती है उसको हम लोग देख लें कि आखिर दर्रा है क्या। तो दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ या कोई पहाड़, एक ही पहाड़ हो और वो बीच से भ्रंश हो जाए, और ये किसी भी प्राकृतिक घटना के कारण, उद्देश्य ये है कि एक ऐसा रास्ता जो पहाड़ों के बीच में हो, जो इस पार से उस पार या उस पार से, पहाड़ों के आर पार फैला हुआ एक सकरा रास्ता जो आवागमन के लिए उपयुक्त हो। और यह किसी भी कारण से हो सकता है, भूकंप के कारण, आंतरिक भू हलचल के कारण, भूभौतिकी घटनाएं जो हमारे यहाँ दृश्यमान होती हैं उसके कारण भी, या भ्रंश के कारण भी हो सकता है। तो ये दर्रे मानव निर्मित नहीं होते, ये दर्रे प्राकृतिक रूप से ही होते हैं। मानव निर्मित यदि होगा तो उसको तो सुरंग कहेंगे ना, है? तो ये प्राकृतिक घटना से निर्मित या विकसित हो सकते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि दर्रा बेसिकली है क्या। अब जब दर्रे को हम लोग समझ चुके हैं तो हम लोग आगे देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले तो यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब से ये भारत के राजनैतिक मानचित्र में एक परिवर्तन हुआ है, तो उस परिवर्तन का असर कहीं ना कहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं ना कहीं उसका असर हम लोगों के आंसर पर भी होना चाहिए। अभी तक जो हम लोग ये रेंज देख रहे थे ऐसे, तो अब ये रेंज जम्मू कश्मीर में ना होकर के कहाँ हो गया, अब ये हमारा आएगा लद्दाख क्षेत्र में। इसका मतलब ये है कि जो ये दर्रे हैं, ये जो एरिया है, ये बृहद हिमालय का ट्रांस हिमालय वाला एरिया, ये लद्दाख में आएगा। तो अब यहाँ जो भी आंसर होगा वो तो हमारा बदल जाएगा ना। अब वो आंसर जब बदल गया तो अब हम लोग इस नए मानचित्र के हिसाब से देखेंगे कि काराकोरम दर्रा काराकोरम रेंज में ही आएगा। चूंकि नाम काराकोरम है तो ये काराकोरम रेंज में ही आएगा अपने नाम के अनुसार। और चूंकि ट्रांस हिमालय को हम लोग पढ़े हैं तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश श्रेणी, ये पर्वत श्रृंखलाओं को हम लोग पढ़े हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कि यह दर्रा लद्दाख राज्य के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है
ये इसकी लोकेशन हम लोग देख रहे हैं, ये काराकोरम रेंज। और इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। 2-3 क्वेश्चन है। तारिम बेसिन का मार्ग काराकोरम दर्रे से, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। टोटल फैक्ट ही है, टोटल फैक्ट, टोटल फैक्ट है। कंप्लीट रूप से आप लोग यदि पेपर पेन लेकर के बैठेंगे और इसको नोट करते चलेंगे, या एक मानचित्र आप ले लें, एक मैप ले लें, उस मैप में आप निशान बनाते हुए चलें, काफ़ी आसानी रहेगी। और यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। कहाँ से? काराकोरम मार्ग से, काराकोरम दर्रा से। दूसरा दर्रा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की लोकेशन हम लोग देखना पसंद करेंगे इसमें। ये जोजिला दर्रा कहाँ है? ये हुआ जोजिला दर्रा। जाहिर सी बात है कि यहाँ ये इलाका यदि कश्मीर का है तो, और ये इलाका लेह का, लद्दाख का है, और ये कश्मीर का है, तो ये दर्रा किसको किससे जोड़ेगा? 2 राज्यों को जोड़ रहा है। लेकिन देखेंगे कि यह जास्कर श्रेणी में और इससे श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है। जास्कर श्रेणी किस में आएगी? अब तो नक्शा चेंज हो गया है, ठीक। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा यहाँ जोजिला, बुर्जिल और काराकोरम। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। बुर्जिल दर्रा यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। गिलगिट तथाकथित रूप से पीओके, ये तथाकथित रूप से, तो ये बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया ऊपर ट्रांस हिमालय की चीजें। अब यहाँ पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, ये दोनों दर्रा हमारे जम्मू कश्मीर में आएंगे। हम लोगों को आंसर अपना सही करके चलना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। किससे? पीर पंजाल से। यह पीर पंजाल की पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में ही यह भी स्थित है। और इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से यदि श्रीनगर आपको जाना है तो आपको बनिहाल दर्रे का सहारा लेना पड़ेगा। बनिहाल दर्रे से ही आप गुजरेंगे। और जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। क्वेश्चन था, लेकिन आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, चूंकि हम लोग जब यहाँ काराकोरम, बुर्जिल और जोजिला देख लिए, ये पीर पंजाल और बनिहाल इधर देख लिए, तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में ही चल रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इधर निगाह लगा लें। ये इलाका हमारा शिपकीला, ये हिमाचल प्रदेश शिपकीला एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। वो क्वेश्चन मैं आपकी तरफ ट्रांसफर करता हूँ। यदि क्वेश्चन ये रहे कि सतलज नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, तो कहीं न कहीं शिपकीला का नाम भी आता है। हम लोग देखेंगे कि शिपकीला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत की लोकेशन, यदि आप मैप लेकर के सामने बैठे हैं तो इसको आप टिक करते चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा ना कि ये पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं। ये यहाँ जो सीमा मिलती है, और ऐसे ये पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। यहाँ ये इस तरह से पड़ोसी देशों के विषय में तो हमें जानकारी होनी चाहिए। और जब इन पड़ोसी देशों के विषय में हमारे पास जानकारी है तो हमें आसानी रहेगी ये समझने में कि यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है और किससे मिलता है। तो जास्कर श्रेणी में, और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? शिपकीला दर्रा। अब रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, और इस दर्रे की ऊंचाई 4631 मीटर है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ हम लोग ऊंचाई जो मीटर में देख रहे हैं, जब हम लोग चार्ट देखेंगे तो वहाँ ऊंचाई हमारी फीट में होगी, ठीक है। तो इस दर्रे का उपनाम भी है लाशों का ढेर। रोहतांग दर्रे का उपनाम है लाशों का ढेर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन यदि पलट दे कि रोहतांग दर्रे का उपनाम क्या है, तो लाशों का ढेर। और यह मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली से यदि आपको लेह जाना हो, लद्दाख राज्य का एक जिला, यदि मनाली से आपको लेह जाना हो तो आप रोहतांग दर्रे से जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार इसे कहा गया है। कई चीजें निकल करके आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि ये किस पर्वत श्रेणी में है, तो पीर पंजाल। दूसरा, इसका उपनाम क्या है, तो लाशों का ढेर। तीसरा, यदि मनाली से लेह जाना हो
तो कौन सा दर्रा होगा? रोहतांग दर्रा। चौथा, लाहौल और स्पीति जिले को यदि प्रवेश द्वार कहा जाता है तो यह प्रवेश द्वार कहीं ना कहीं यहीं होगा। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ियों में स्थित। देखिए ये पहाड़ियों को याद रखना पड़ेगा। यदि हम लोग हिमालय का वर्गीकरण पढ़े हैं, जो मित्र हमारे नए हैं नहीं देखे हैं वो पीछे जा करके वीडियो देख सकते हैं। डिकोड एग्जाम ने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी के नाम से आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। हिमालय के वर्गीकरण में हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़े, तो मैं अभी वहाँ वर्गीकरण के या पहाड़ियों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। हम सीधे सीधे आपको कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि हमें दर्रे के विषय में पढ़ना है तो इसकी लोकेशन हम समझें। कहीं ना कहीं हमें यह तय करना होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ यदि हम दर्रे को टॉपिक बनाए हैं तो उससे पहले हमारे पास एक मानचित्र हो और वो पॉलिटिकल मैप आपके पास हो, और बढ़िया होगा यदि एक फिजिकल मैप भी आपके साथ हो, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ तक आई हुई है। ठीक, तो जास्कर पहाड़ियों में स्थित इस दर्रे से लेह व मंडी के बीच मार्ग जुड़ता है, बारालाचा दर्रा से। अब इसके बाद हम लोग आएंगे माना, नीति और लिपुलेख। हम लोग लद्दाख देखे, जम्मू कश्मीर देखे और हिमाचल प्रदेश देखे। अब थोड़ा सा उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे। जो प्रसिद्ध दर्रे हैं मैप पे हम लोग उनको देख रहे हैं, जो फ्रंट लाइन के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग मैप पर देख रहे हैं। इसके बाद कुछ दर्रे ऐसे भी हैं जो तीसरी चौथी लाइन में पीछे बेचारे खड़े रहते हैं, उन बेचारों को हम लोग एक चार्ट में देखेंगे ताकि हमारी तैयारी कंप्लीट रहे, हम लोग प्रिपेयर रहे। ओके, माना दर्रा यह उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। नीति दर्रा यह भी कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है, यह माना दर्रा और यह नीति दर्रा। अब यहां हम लोग देखेंगे ये लिपुलेख दर्रे के विषय में ना, और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं लिपुलेख दर्रा भी हमारा उत्तराखंड। अब थोड़ा सा नाथुला दर्रे को हम लोग देखें। भारत चीन युद्ध में जब 1962 में हुआ था तो नाथुला दर्रा बड़ा सामरिक महत्व रखता है और ये काफ़ी चर्चित भी रहा। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये सिक्किम, यहाँ हमारा छोटा सा राज्य सिक्किम, ये नाथुला दर्रा सिक्किम में। और ये डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। यदि पर्वत श्रेणी का नाम पूछे तो डोंगेक्या श्रेणी। और हालांकि 1962 के बाद इसे बंद भी कर दिया गया था, लेकिन 6 जुलाई 2006 को यह मार्ग व्यापार के लिए खोला गया। और यहाँ से इस नाथुला दर्रे से दार्जिलिंग व चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग है। दार्जिलिंग से चुंबी घाटी होते हुए यदि आप तिब्बत जाते हैं तो आप नाथुला दर्रे को पार जरूर करेंगे। जेलेपला दर्रा यह भी सिक्किम में है। जेलेपला, यहां तक हम लोग समझ लिए जेलेपला तक। अब आगे हम लोग यदि बढ़ेंगे, बोमडिला दर्रा थोड़ा सा और पूरब हम लोग बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस दर्रे से तवांग घाटी से होकर के तिब्बत का मार्ग जाता है। तिब्बत के लिए कई ही रास्ते हैं। यहाँ से इस अरुणाचल प्रदेश के, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, इसका उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ से तवांग घाटी होते हुए हम तिब्बत में प्रवेश करते हैं। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ यह उत्तर पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो दिहांग घाटी बनाते हुए गुजरती है, वो गार्ज महाखंड भारत में प्रवेश करती है, तो कहीं यह दर्रा यहीं पर स्थित है। और यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह दर्रा है। यांग्याप दर्रे से चीन के लिए मार्ग जाता है। दीफू दर्रा थोड़ा सा और पूरब हम लोग बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर, तो यह दीफू दर्रा है, यह दीफू दर्रा। और पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित पांगसाट दर्रा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तुजू दर्रा, यह मणिपुर राज्य में स्थित है। इसको भी हम लोग देखते चले, मणिपुर, यह तुजू दर्रा।
मैप पे आप लोग स्पष्ट रूप से निशान लगाते चलेंगे, ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसको लर्न कर पाएंगे, सीखेंगे। मैं पढ़ने की बात कभी नहीं करता, क्योंकि यदि आपको साइकिल चलानी है और उसको किताबों में केवल पढ़ लें तो आप नहीं चला पाएंगे, लेकिन यदि आप सीख लें तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक, यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इस दर्रे से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे, डेक्कन में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट को, चूंकि इंडियन मानसून में भी हम लोग पढ़ रहे थे, जब जलवायु पढ़ रहे थे तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट का नाम आया था। थाल घाट 583 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र के, ये इलाका महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है और यहाँ से दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट, यह दर्रा यहाँ स्थित है और यहाँ क्या है कि पश्चिमी घाट श्रेणियों में यह भी स्थित है। पुणे बेलगांव रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है, किससे? भोर घाट से। पाल घाट, यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित ये पाल घाट, इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि भी है, ठीक है। तो इस पर्वत ग्रंथि के बीच में अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इरोड के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि दर्रे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ दर्रों को विशेष रूप से याद रखना होगा, जिसमें कि ये 20 दर्रे आपके सामने रहे। अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से कुछ और दर्रों को जानेंगे और कौन सा दर्रा किस राज्य में है, उसकी ऊंचाई कितने फीट में है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो अब चार्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लद्दाख को देखेंगे। लद्दाख इसलिए कि आपका मैप चेंज हो गया है, पॉलिटिकल मैप जो है, राजनीतिक सीमाएं अब अलग हो गई हैं, तो इसलिए आपकी आज की क्लास में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जानना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता यह है कि हम किसी चीज़ को जब बार बार अभ्यास करते हैं ना, तो हम उसके साथ काफ़ी गहराई से जुड़ जाते हैं, और जब उसके साथ गहराई से जुड़ते हैं तो वो एक झटके में हमसे छूटता नहीं है। तो इसके लिए भी बार बार हमें अभ्यास करने की जरूरत होगी और अपने दिमाग को ये संदेश देना होगा। तो आइए हम लोग देते हैं कि लद्दाख राज्य में काराकोरम, लद्दाख और सिंजियांग की संयोजक और विभाजक है। ये काराकोरम जो दर्रा है, ये सिंजियांग प्रांत काफ़ी चर्चित रहता है और लद्दाख और सिंजियांग को ये जोड़ता भी है और दोनों को अलग भी करता है। जो जिला दर्रा लद्दाख, इसकी ऊंचाई 12,400 ऊंचाई देखिए फीट में है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। 12,400 कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है, पहले भी हम लोग पढ़े। लेकिन इसके अलावा तंगलांगला लद्दाख में, बिलाफोडला लद्दाख में, ग्योंगला लद्दाख में, स्पैंगुर गैप लद्दाख में। अब यहाँ पर तंगलंगला का जो ऊंचाई है 17,583, बिलाफोडला लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर 17,881 फीट और ग्योंगला की ऊंचाई कितनी है? 18,655 फीट। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ेंगे। शिंगोला लद्दाख में, सियाला लद्दाख ऊंचाई कितनी है? 18,337 फीट। यहां तक हम लोग समझ लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि ये दर्रे का नाम है, ये राज्य है, ये ऊंचाई है और ये संयोजक है। पूर्ववर्ती 20 दर्रों को पढ़ने के साथ हम लोग कुछ अन्य दर्रों को भी इंप्लीमेंट किए। ये तो समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए हमने पहले निवेदन किया था कि पेपर पेन लेकर के आप लोग बैठें, तो इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे। ठीक। सासेरला लद्दाख 17,753 फीट, नुब्रा और सियाचिन हिमनद के बीच में का ये संयोजक और विभाजक है। रेजांगला लद्दाख में, पेंसिला लद्दाख में, नामिकला लद्दाख में इसकी ऊंचाई है 12,139 फीट। मार्सिमिकला लद्दाख में 18,314 फीट। लुंगालाचाला लद्दाख में 16,600 फीट।
लानकला लद्दाख में 17,933 फीट लद्दाख और तिब्बत के बीच का यह संयोजक और विभाजक है। कोंका लद्दाख में 16,965 लद्दाख और अक्साई चीन का संयोजक और विभाजक है। अक्साई चीन एक ऐसा प्रांत जिसको कि चीन ने कब्जा कर रखा है, ये तो हम लोग जान रहे हैं ना, अक्साई चीन। खारदुंगला काफी चर्चित है, 17,582 लेह और नुब्रा के बीच में संयोजक और विभाजक का काम करता है। फोटूला लद्दाख में 13,453 फीट, देहरा कंपास लद्दाख में और चांगला लद्दाख 17,585 लेह और चांगयांग, यह संयोजक और विभाजक हुआ। लद्दाख को हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर। चूंकि राज्य भी आपको स्पष्ट होना चाहिए और ये चार्ट आपके लिए काफी फ्रूटफुल है, काफी मजेदार चार्ट है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, ऊंचाई 9,291 फीट, जम्मू और कश्मीर को यह जोड़ता है, कश्मीर घाटी को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये किसको किसको जोड़ता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हिमाचल प्रदेश को हम लोग देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? बारालाचा, चंसल, देवसा, इंद्रहार, कुंजुम, रोहतांग और शिवकीला। बारालाचा, रोहतांग और शिवकीला के विषय में हम लोग पढ़े, लेकिन चंसल, देवसा, इंद्रहार और कुंजुम हमारे लिए नए हैं। इनका विवरण हम लोग अपने पहले जो विस्तृत अध्ययन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने नहीं किया, तो यहाँ हम लोग देखेंगे। बारालाचा हिमाचल प्रदेश 16,400, मंडी और लेह। चंसल हिमाचल प्रदेश, इसकी ऊंचाई है 14,830 फीट। देवसा हिमाचल प्रदेश 17,520 फीट। इंद्रहार हिमाचल प्रदेश 14,473 फीट। कुंजुम हिमाचल प्रदेश 14,931 फीट। और यह किसके बीच में संयोजक और विभाजक है? लाहौल और स्पीति के बीच में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में 13,051 फीट, मनाली और लेह के बीच में है। शिवकीला शिमला और तिब्बत मार्ग यहीं से गुजरता है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कौन कौन से दर्रे हैं। नीतीला, ट्रेस, सिनला, मानाला, मयाली, लिपुलेख, धूमधर, कंडी। तो नीतीला दर्रा उत्तराखंड में है। कैलाश मानसरोवर मार्ग यहाँ से गुजरता है। ट्रेल्स उत्तराखंड में 17,100 फीट इसकी ऊंचाई है। सिनला उत्तराखंड में। मानाला उत्तराखंड में हम लोग पहले मैप में भी देखे थे, नीतीला, मानाला और लिपुलेख को। उत्तराखंड में मानाला 18,399 फीट, कैलाश मानसरोवर मार्ग। मयाली उत्तराखंड में 16,371 फीट। लिपुलेख 17,571 फीट। अभी हम लोग उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और धूमधर कंडी भी एक दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे। हम लोग क्रम से चल रहे हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे, फिर सिक्किम को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो हमारे अन्य दर्रे बच रहे हैं हम उनको देखेंगे। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत और तिब्बत को जोड़ता है, संयोजक और विभाजक है प्रकारांतर से। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला यदि उत्तर पश्चिम में स्थित है तो दीपू दर्रा दक्षिण पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश के। 4,587 फीट, भारत और म्यांमार। सेला अरुणाचल प्रदेश 14,000। यांगद्याप अरुणाचल प्रदेश, चीन जाने का मार्ग यहीं से है और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से इंटर करती है। तो अरुणाचल प्रदेश तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। तो सिक्किम में नाथुला हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। नाथुला सिक्किम में 14,140 फीट, दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी तथा तिब्बत मार्ग नाथुला से। जेलेपला सिक्किम 14,300, सिक्किम और भूटान का मार्ग। गोएचला, इन दोनों दर्रों के अलावा दो अनजान दर्रे हमारे पास है, गोएचला और डोंगखाला। सिक्किम में 16,207 फीट ऊंचाई और डोंगखाला सिक्किम में 12,000 फीट इसकी ऊंचाई है। अब हम लोग केरल को देख लें। केरल में जो
टिपिकल टर्म्स हैं, हमको उन्हें भी समझना है। पलक्कड़ गैप केरल में 750 फीट, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। थामारासेरी केरल वायनाड में 1700 फीट, मालाबार और मैसूर को जोड़ता है। शेनकोट्टा केरल कोल्लम 690 फीट। इसके बाद कुछ और दर्रे, गोरान घाट दर्रा के विषय में हम लोग जान रहे हैं। गुरु शिखर और माउंट आबू को अलग करता है गोरान घाट दर्रा। लेकिन उसके अलावा एक और दर्रा है हल्दी घाटी, बड़ा प्रसिद्ध दर्रा है। हल्दी घाटी का युद्ध हम लोगों ने देखा भी है। देखने का मतलब किताबों में, देखने का अर्थ यह नहीं है कि हम लोग उस समय थे और वो चीज़ें याद है। देखने का मतलब है कि किताबों में उसके विवरण को हम लोग देखें। और हल्दी घाटी प्रसिद्ध भी है और होना भी चाहिए। हल्दी घाटी राजस्थान, गोरान घाट राजस्थान, असीरगढ़ मध्य प्रदेश, ये दर्रे हैं। राजस्थान में 2 दर्रे, हल्दी घाटी और गोरान घाट। असीरगढ़ मध्य प्रदेश, तुजू दर्रा हम लोग देखे थे। मणिपुर में तुजू दर्रा को हम लोग मैप पर भी देखे थे। थाल घाट महाराष्ट्र और भोर घाट महाराष्ट्र। थाल घाट से मुंबई और नासिक का रास्ता और भोर घाट से मुंबई और पुणे का रास्ता। तो मित्रों, आज हम लोग केवल फैक्ट की चर्चा की है, फैक्ट पे हम लोग बात किए। आज डिकोड एग्जाम ने एक बढ़िया प्रयास किया और मैंने भी कोशिश की। मेरा प्रयास कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके अपने विचार प्रेषित करें। आज का हम लोग का प्रयास कैसा लगा। फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में इसी तरह के।